हाय एवरीवन। तो 9 से 10 जुलाई 2020 की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हम द इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो हेडलाइन है, हंट एंड्स, तो इट इज़ रिलेटेड टू विकास दुबे एंड ही वाज अ गैंगस्टर, नोटोरियस गैंगस्टर फ्रॉम कानपुर, और उसकी अभी डेथ हो गई है। ये हेडलाइन भी अभी चेंज हो गई है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उनका ऐसा कहना है कि दुबे अटेम्प्टेड टू फ्ली बाय स्नैचिंग पिस्टल। ठीक है, तो पुलिस वालों से ये पिस्टल वगैरह छीन के भाग रहा था, तो उसका एनकाउंटर अभी हो गया सेल्फ डिफेंस में। एंड कल ही 6th जो डे था इसका, 6 डे हंट के बाद ये उज्जैन में एक टेम्पल है, महाकालेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ से उसका अरेस्ट हुआ था मध्य प्रदेश से। और ये अरेस्ट हुआ था या फिर सरेंडर हुआ था, इस पर मतलब क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे कि वो प्लान्ड सरेंडर था, बिकॉज ही नोज वेरी वेल कि क्या होने वाला है उसके साथ। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये कौन से जो यहाँ पे मतलब यूपी में कौन कौन से जो लॉज हैं, एक्ट हैं, वो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने इन्वोक किए थे, तो उसके बारे में देखना भी ज़रूरी है। जैसे गुंडा एक्ट आपने सुना होगा, या फिर जो यूपी का ही एक एक्ट है 1986 का गैंगस्टर एक्ट है ना, तो ये सारे इन्वोक किए थे। तो थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। बाकी ये है न्यूज़ अपडेट। अगर मैं बताऊँ, गैंगस्टर विकास दुबे शॉट डेड। ठीक है, और तो सबसे पहले तो एक ये है, यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1986। ठीक है, ये एक्ट को इनेक्टेड क्यों किया गया था? 1986 में किया गया था। उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर कौन थे? वीर बहादुर सिंह। और मेन एम था इस एक्ट का वाज टू ब्रिंग टू बुक द 2500 नोन गैंगस्टर इन द स्टेट एट दैट टाइम। उस टाइम पे भी थे। अब गैंगस्टर को कैसे डिफाइन किया गया इसमें कि कोई भी मेंबर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो, किसी गैंग का लीडर हो या फिर ऑर्गेनाइजर हो, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु अबिट्स और असिस्ट in the activities of gang enumerated in the clause B, whether before or after the commission of such activities harbors any person who has indulged in such activities। अब क्लॉज बी में है क्या? क्लॉज बी में डिफाइन किया गया है बहुत सारी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, सेवरल इलीगल एक्टिविटीज सच एज अनऑथराइज्ड लिकर ट्रेड, distributing communal harmony, and preventing or attempting to prevent any public servant or any witness from discharging his lawful duties। तो आपको पता होगा कि 2 से 3 जुलाई के बीच में जो वहाँ पे 8 पुलिस पर्सनल को मतलब यहाँ पे किल किया गया था। ठीक है, मारा गया था इनके द्वारा। एंड हाउएवर विद इन 6 months द स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप्ड इन्वोकिंग द लॉ एज सर्टेन लीगल लूप होल्स केम टू लाइट, इंक्लूडिंग इट्स जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ गैंगस्टर एंड अ प्रोविजन दैट वाज अलाउइंग ईजी बेल। ठीक है, तो ये जो एक्ट था इसके तहत बस इतना ही याद रखना है कि गैंगस्टर को मतलब जो भी ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, अगर इनको अपनी ड्यूटी से वो काम सही से तरीके से ना करने दें, अनऑथराइज कोई लिकर ट्रेड हो रहा है, कम्युनल जो हारमनी है ना, उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, तो तब इनको अरेस्ट किया जाता है। द एक्ट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स इन जनवरी 1986 एंड बाय सितंबर 475 of the 771 alleged gangster arrested under it had successfully secured bail। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट जो एक और जो था वो है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को भी इसमें इनेक्ट किया गया था। तो ये भी क्या है? स्ट्रिंजेंट लॉ है दैट अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मंथ्स। तो ये 12 months तक के लिए भी हो जाता है, और 10 days तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया। मतलब वैसे तो पता ही होगा, लेकिन सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं उसके थ्रू भी आपको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, इट ऑथराइज इफ ऑथोरिटीज़ आर सेटिस्फाइड दैट अ पर्सन इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अगर उनको लगता है अथॉरिटीज़ को कि कोई भी पर्सन, आप क्या हो, लॉ और ऑर्डर को आप डिसरप्ट कर सकते हो, हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको डिसरप्ट कर सकते हो, एंड द पर्सन डज नॉट नीड टू बी चार्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिटेंशन, तो अरेस्ट किया जाएगा। एंड दिस गोल इज प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। इट वॉज प्रोमोलिगेटेड ऑन September 23rd 1980 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही सब चीज़ें हैं इसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कैन बी हेल्ड फॉर 10 days विदाउट बीइंग टोल्ड द चार्जेस अगेंस्ट देम, और अपील कर सकता है डिटेन पर्सन बिफोर अ हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड, बट दे आर नॉट अलाउड अ लॉयर ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी न्यूज़ भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। यूपी शट बट फॉर इसेंशियल सर्विसेज दिस वीकेंड। तो काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस वहाँ पे बढ़ रहे हैं, COVID-19 एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो उन्होंने जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं आर बीइंग इम्पोज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ COVID-19 एंड कम्युनिकेबल डिजीज लाइक
मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू एंड कालाजार। ठीक है, तो ये हमने एक चीज़ बोला था ना कि कहीं पे किसी देश में जैसे एंडेमिक के साथ साथ जैसे पेंडेमिक हो रहा है, लेकिन उसी तरह पे कोविड-19 के साथ साथ ये वाली जो डिजीजेज है डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, ये भी हो जाते हैं। तो दिस सिचुएशन इज़ नोन एज सिंडेमिक एज वेल। ठीक है, इसको सिंडेमिक भी बोला जाता है। तो ये है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है, पेंगोंग सो इन फोकस एज ट्रूप्स डिसंगेज एट 3 फ्रिक्शन पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी पेंगोंग सो पे कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये टॉक्स होंगी। एंड पेट्रोलिंग पॉइंट 17A एट द गोगरा पोस्ट, द थर्ड फ्रिक्शन पॉइंट, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 इन गलवन वैली एंड पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग सेक्टर बीइंग द अदर 2। तो यहाँ से दोनों ही साइड के जो ट्रूप्स थे वो 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं यहाँ से। हमने वेरीफाइड भी कर लिया है इसको, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उससे, बाकी की जो रिपोर्ट्स हैं उससे भी। एंड चाइनीज़ ट्रूप्स लेकिन अभी भी प्रेजेंट है फिंगर 4 पे ऑन द नॉर्दर्न बैंक्स ऑफ द लेक। ठीक है, पेंगोंग सो के नॉर्दर्न बैंक में वो अभी भी हैं। दे हैव कम इन 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ फिंगर 8। अब हम वेस्ट ऑफ मतलब इंडिया क्लेम करता है, इंडिया से मार्क दी LAC फिंगर 8 तक। ठीक है, तो ये है। और पेंगोंग से लेक के बारे में भी पता होना चाहिए कि 135 किलोमीटर लॉन्ग ये लेक है। 2/3 चाइना क्लेम करता है, रेस्ट इंडिया। और बाकी यहाँ पे सबसे मेन ये है कि यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा मतलब ये चैलेंजिंग होगा यहाँ पे टॉक्स करना इसके रिगार्डिंग, क्योंकि पेंगोंग सो लेक में जो PLA की स्ट्रेंथ है इज़ इक्वल टू कंबाइंड स्ट्रेंथ। जहाँ से अभी 3 जगह से जो हटे हैं ना, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एंड 17 से जो हटे हैं ट्रूप्स, तो जितने ट्रूप्स इन 3 जगह पे मिला के थे वहाँ अकेले के यहाँ पेंगोंग सो पे हैं चाइनीज़ साइड से। तो इन द फर्स्ट कपल ऑफ मीटिंग्स दे वर इवन रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट पेंगोंग सो। बात करना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। और हमारा भी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था उस मोमेंट पे, कि चाइना एटलीस्ट फिंगर 4 को वहाँ पे वेकेट कर दे, है ना। तो इस वजह से ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे लिए है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एंड द 2 sides will continue to maintain communication through military and diplomatic channels, including holding a new round of commander level talks and the meeting of the working mechanism for consultation and coordination on India China border affairs। ठीक है, तो ये भी होगी, इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स पे बातचीत होगी, कमांडर लेवल टॉक्स होंगी। अभी जो थी SRM लेवल टॉक्स हुई थी, यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स। नेक्स्ट जो है यहाँ पे NIA टू प्रोब केरला गोल्ड स्मगलिंग केस। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड स्मगलिंग केस है केरला का। तो यहाँ पे NIA इसको प्रोब कर रहा है। ठीक है, तो NIA के बारे में देखूंगी। और गोल्ड स्मगलिंग मतलब क्या होती है, इंडिया में क्यों होती है इतनी ज़्यादा लेवल पे, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द मेटल। एंड गोल्ड का जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ जाता है जो हॉलीडे सीजन्स होते हैं उस टाइम पे। आपको पता है कि हमारे जो बायर्स होते हैं वो टैक्स को मतलब अवॉइड करते हैं टैक्स पे करना। और अनअकाउंटेड सेल विल राइज इन द फेस्टिव सीजन्स एज सम कस्टमर्स आर ट्राइंग टू बाय विदाउट बिल्स। तो यही है कि अभी क्या है, अगर हम देखें तो इंडियन गोल्ड डिमांड जो है typically rises in last 3 months of the year as consumer buy more the wedding season। एक तो मतलब ये वाली चीज़ है, जैसे दिवाली दशहरा पे बढ़ जाती है। और अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट देखें तो इंडिया ने 2016 में 120 टन जो गोल्ड था वो इम्पोर्ट किया था। और लेस देन 4% ऑफ पीपल पे इनकम टैक्स। ठीक है, हमारे इनकम टैक्स बहुत ही कम लोग करते हैं, पे करते हैं। और टैक्स इवेडर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं, इलिसिट जो पार्क होते हैं उसको वो चूज़ करते हैं, इलिसिट पार्क को। वेल्थ इन गोल्ड एज इट्स नियरली एज लिक्विड एज करेंसी इन द कंट्री। ठीक है, तो ज्वेलरीज, तो जो ज्वेलर्स होते हैं आर बाइंग स्मगल्ड गोल्ड एट डिस्काउंट इन कैश देन मेकिंग ज्वेलरी एंड सेलिंग इट टू कंज्यूमर विदाउट रिसिट्स। तो ये कंज्यूमर को ऐसे बिना किसी रिसिट के बेच देते हैं। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में यहाँ पे आया था। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या है, इज़ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर्स। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। एंड द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कवर्स द मार्केट्स विच कंप्राइज अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड एनुअल गोल्ड कंजम्पशन। ठीक है, तो 25 मेंबर्स हैं इसके। और बहुत सारी जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ हैं वो भी हैं। और ये जो था ये प्रमोट हुआ था, जो भी डिमांड है गोल्ड की थ्रू मार्केटिंग, रिसर्च, लॉबिंग, तो उसको प्रमोट करने के लिए। ओके, और जो नेक्स्ट NIA के बारे में तो वो भी हम देख लेते हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो। तो यहाँ पे बस NIA के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, NIA ऑफिसर ऑफ द NIA आर ड्रॉन फ्रॉम द इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो है
एक बार यहाँ से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जनरली ये गोल्ड से रिलेटेड, जो गोल्ड स्मगलिंग से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनको नहीं प्रूव करती है। अभी तक नहीं किया है, पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा है कि अभी ये कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है, इट एक्ट्स एट द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इट इज़ एम्पावर्ड टू डील विद टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था 2019 में, तो बिना किसी स्टेट्स की परमिशन के ये क्या कर सकते हैं, टेरर रिलेटेड क्राइम्स को स्टेट्स में भी मतलब चेक कर सकते हैं। और ये इस्टेब्लिश हुई थी एनआईए एक्ट 2008 के थ्रू। ठीक है, एनआईए एक्ट 2008 के थ्रू हुई थी, जो किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आती है। और कंपोजिशन यही होता है कि इसके इंडियन पुलिस सर्विस से, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से लिए जाते हैं। स्पेशल एनआईए कोर्ट्स भी होते हैं। और बाकी है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सोर्सेज द एनआईए सेट द एजेंसी वुड रजिस्टर अ केस ओनली। तो ये केवल केस रजिस्टर कर सकते हैं। और द एनआईए ओनली प्रोब्स केसेस दैट डील विद scheduled offenses, those that are covered by special laws and not the IPC. Customs violations or smuggling are not part of the NIA schedule. In fact, NIA has never investigated a gold smuggling case. ठीक है, तो उसके लिए अगर ये करेंगे तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली जो UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो वो उनको इन्वोक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे LAC डिलाइनेशन के बारे में है। द LAC इज़ द बेसिस ऑफ पीस ऑन बॉर्डर एंड अनलेस बोथ द गवर्नमेंट्स क्लैरिफाई द LAC एट द अर्लीस्ट अनदर किल वन कैन ऑलवेज हैपन। तो ये चीज़ बोला गया कि LAC में मतलब सिचुएशन जो है उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कहाँ तक है। लेकिन पहले भी हमारी जो 22 राउंड्स की टॉक्स हो चुकी हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स और बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेके। और बीजिंग में भी हम जब विजिट की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो 2015 में उन्होंने प्रपोज किया था कि एक्चुअल पोजीशन क्या है LAC का, उसको क्लैरिफाई किया जाए। लेकिन चाइनीज साइड से रिजेक्ट कर दिया गया था एग्रीमेंट, और उन्होंने सीधा बोला था कि वो प्रेफर करते हैं एन एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन कोड ऑफ कंडक्ट टू मेंटेन पीस अलोंग द बॉर्डर। ठीक है, तो यही चीज़ हुआ था। उसके बाद भी ये चीज़ बोला जा रहा है कि देयर इज़ अनदर व्यू विद इन द गवर्नमेंट विच आर्ग्यूज दैट फोकसिंग ऑन क्लैरिफाइंग LAC। तो एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हमारी जो सेक्ट मतलब आर्मी है उसको बोला जा रहा है कि उसके ग्रेटर कैपेबिलिटी जो डेवलपमेंट है वो करना चाहिए। और कमांड कंट्रोलिंग इश्यूज़ जो है आर्मी और ITBP और LAC में, मतलब उनमें कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से होना चाहिए। ये ग्रीन शॉट्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला था। तो ग्रीन शॉट क्या था, बेसिकली विजिबल इंडिया टू प्ले बिग रोल इन ग्लोबल रिवाइवल। ठीक है, तो इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ओपन इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो ये ग्लोबल वीक 2020 ये हो रही थी समिट, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया इंक, लंदन बेस्ड हेडक्वार्टर मीडिया हाउस। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स उठाए गए। एक तो ये बोला कि हम अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको रिफॉर्म कर रहे हैं उसमें। और रेलवे में जो है opportunity to railways and shortage and storage and logistics, and we are opening the doors to investors to come and invest directly in the hard work of our farmers। ठीक है, तो ये है। दूसरी चीज़ ये है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बोली गई हैं किसमें, इन द डिफेंस सेक्टर विद रिलैक्स्ड FDI नॉर्म्स, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्री इनवाइट्स यू टू कम एंड मेक प्रोडक्ट्स। और मोर अपॉर्चुनिटी हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है जितना भी स्पेस एरियाज़ में, है ना, और बाकी सारी चीज़ों में। तो ये चीज़ बोला गया है। ठीक है, स्पेस सेक्टर अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर, एंड देयर इज़ ऑल्सो मार्केट ऑफ मिलियंस ऑफ डिजिटली एम्पावर्ड एस्पिरेशनल थिंकर्स, एंड इंडिया विल बी परस्यूइंग पॉलिसी दैट प्रमोट इफिशिएंसी, इक्विटी एंड रिजाइलेंस। तो आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पे बात की गई है, मर्जेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विद ग्लोबल चेंज। तो मतलब आत्मनिर्भर भारत का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो ग्लोबल चेन है उसको क्या कर दिया जाए, निगलेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि हम ग्लोबल रिवाइवल में भी लीड रोल करेंगे। और आत्मनिर्भर भारत मतलब है सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ कंटेंट और बीइंग क्लोज टू द वर्ल्ड इसका मतलब नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट अमिड LAC टेंशन इंडिया EU टू होल्ड समिट ऑन जुलाई 15। ठीक है, तो ये 15 इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट होगी। कब होगी, 15 जून को होगी, वर्चुअल मोड में होगी। और यहाँ पे जो है को चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स मिशेल, एंड प्रेसिडेंट ऑफ EU के जो कमीशन है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये करेंगे। और समिट में क्या क्या बात होंगी,
इंडिया यू का जो कॉपरेशन है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी रिलेशंस है, ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये सब चीज़ें बातचीत करेंगे इसके बारे में. एंड समिट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डिस्कस डेवलपमेंट्स अराउंड द कोविड-19 पेंडेमिक एंड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ साइड्स. अब 14 जो हुई थी इंडिया यू समिट, वो कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2017 को हुई थी न्यू दिल्ली में. और ये वाली जो समिट होनी थी, जो अभी 15 जुलाई को होगी, वो ब्रसेल्स में होनी थी मार्च में, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन हो गई थी. ठीक है, तो अभी होगी. देन EU वाइस रिप्रेजेंटेटिव एंड हाई रिप्रेजेंटेटिव इक्विवेलेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर. तो इनका ये कहना है कि जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में, तो यूरोपियन यूनियन इनकरेज करता है कि दोनों ही साइड से रिस्ट्रेंट शो किया जाए एंड टू इंगेज इन मिलिट्री डी एस्केलेशन. वी एक्सप्रेस आवर डीप रिग्रेट्स फॉर द कैजुअलिटी इनकर्ड. एंड मतलब ये कि EU भी थोड़ा न्यूट्रल है इसमें. ठीक है, मतलब डायरेक्ट जैसे ऑस्ट्रेलिया या US ने हमारा सपोर्ट किया है, तो EU ने सपोर्ट ऐसा नहीं किया है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही बताया था कि ये 2006 में इसने खुद ही, गैंगस्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ही हैड बीन प्रधान ऑफ बिक्रू विलेज फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से प्रधान भी था. एंड आफ्टर विच ही बिकेम अ मेंबर ऑफ जिला पंचायत. और जो उसका छोटा भाई था, ही वॉज इलेक्टेड unopposed to the post of gram pradhan of the neighboring BT village. His brother's wife was then a जिला पंचायत member उस टाइम पे. और ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं ना, हिज ब्रदर बिकेम द प्रधान ऑफ बिकरू विलेज. तो ये सब चीज़ें, तो पॉलिटिकल बैकिंग बहुत ज़्यादा थी. अभी ये सवाल भी उठ रहे हैं कि मतलब एनकाउंटर हो गया है, तो अब जितना भी ये पूरा नेक्सस था, जितने जो पॉलिटिशियंस और जो बड़े बड़े लोग थे, जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व थे कुछ, तो उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा. ये एक मिस्ट्री बन के रह गई है. और यही मैंने एक्ट आपको बताए थे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यूपी गैंगस्टर गुंडा एक्ट. ठीक है, और बाकी के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, जैसे लखनऊ और जो दूसरा है सहारनपुर, तो वहाँ पे इसमें नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, और लखनऊ अंडर द आर्म्स एक्ट. तो ये दोनों के तहत इसको यहाँ पे लगे हुए थे चार्ज. ठीक है, पेंडिंग में केसेस चल रहे थे. नेक्स्ट यहाँ पे जो है अनड्यू प्रोसेस. तो ये अनड्यू प्रोसेस में भी यही चीज़ बताई गई है कि पुलिस नीड्स टू इंश्योर दैट दुबे हैज़, मतलब वो कोर्ट में ले जाना ज़रूरी था उसको. ओनली अ डिटेल्ड ट्रायल होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी. प्रोसिक्यूशन विल रिवील विद एग्जैक्टली लीड टू द किलिंग दैट नाइट एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द दुबे एंड दोज हुज जॉब इज़ टू कीप अ क्लोज टैब ऑन हिम एंड हिज गैंग. है ना, तो कौन मतलब उसको बता रहा था, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी. जो भी नेक्सस था दैट इन्वॉल्व्स पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन एंड क्रिमिनल्स. बाहुबलीज एज क्रिमिनल्स ऑफ्टन एसोसिएटेड विद पॉलिटिशियंस आर नोन इन यूपी एंड बिहार. तो ये यूपी और बिहार में मतलब बहुत ज़्यादा ही ये क्रिमिनल्स और ये सब चीज़ों का नेक्सस उससे पता चलता. अगर वो अभी, मतलब ये तो वैसे पहले का आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी कल हमें यही सब आर्टिकल देखने को मिलेंगे. एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन दीज स्टेट्स फॉर डिकेड्स. ठीक है, तो ये मतलब पूरे नेक्सस रहता है. पॉलिटिशियंस रहते हैं, उनके साथ क्रिमिनल्स मिले रहते हैं, क्रिमिनल्स के साथ पुलिसमैन भी जुड़े रहते हैं. ये इनका नेक्सस पूरा गैंग रहता है. ठीक है, तो एक पर्सन को अगर मार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा ख़त्म हो गया पूरी तरीके से. तो नेक्स्ट ये है कि इन सोसाइटी गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर द डेथ ऑफ 8 पुलिसमैन इज कंटेजेंट ऑन ड्यू प्रोसेस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज अक्यूज. लेकिन इसको इंश्योर करने के लिए, मतलब जो भी है इसको पुलिस ऑफिशियल को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा. इट विल बी प्रूडेंट फॉर द गवर्नमेंट टू इंट्रस्ट द प्रॉब टू इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल एजेंसी. कि मतलब प्रॉब होना चाहिए था, उसका कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए था. तो यही सब चीज़ें यहाँ पे कही गई थी. ओपन द हाउस. तो ओपन द हाउस में क्या हुआ, पार्लियामेंट के आपको पता है कि 3 सेशन होते हैं. एक बजट सेशन होता है जो लॉन्गेस्ट सेशन होता है, एक होता है मानसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन. तो यहाँ पे बातचीत की गई है मानसून सेशन की. मानसून सेशन कब होता है? 3rd वीक ऑफ जुलाई में वो स्टार्ट हो जाता है. लेकिन आपको पता है मार्च 22 को लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था. फिर 23rd से यहाँ पे जो पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेस थे वो भी एडजर्न हो गए थे, लोकसभा राज्यसभा. ठीक है, तो 3 महीने से इस टॉपिक पे किसी ने भी बात नहीं की. और अब जो है, अब जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो एक वेलफेयर कमेटी है, तो उन्होंने काफ़ी सारे रिकमेंडेशन अलग अलग मंत्रालयों के समक्ष रखी हैं. तो आज फ्राइडे को 2 मीटिंग होंगी. ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है कि जो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि 23 मार्च से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 850 कोविड-19 से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है और 11 ऑर्डिनेंस है वो रिलीज़ किए हैं. ठीक है, चाहे जिसमें वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो या फिर क्या हो,
जो इंटरनेशनल ट्रैवल रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम डूज एंड डोंट्स के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फ्रॉम प्रोहिबिशंस ऑन एक्सपोर्ट ऑन वेंटिलेटर्स टू मैंडेटिंग ऑफ द यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु। और ये सारे मेजर मतलब इनकी ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारे क्या थे दैट मैनी हैव ऑल्सो स्पार्क क्वेश्चंस एंड कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर दी थी। कंट्रोवर्सी क्रिएट कैसे हो गई थी, क्योंकि सरकार ने मतलब जो भी मोस्ट वल्नरेबल थे इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स, तो उनको निगलेक्ट कर दिया था, उनकी समस्या जो थी वो नहीं देखी गई उस टाइम पे। और बहुत सारे जो ये अननोन वायरस था दैट डज नॉट येट हैव अ क्योर, गवर्नमेंट्स हैव यूज द क्राइसिस टू एक्सटेंड एंड इनलार्ज देयर ओन पावर्स, है ना, तो उसमें इसका यूज़ हुआ। बाकी जो इम्पोज मतलब जो स्ट्रिक्टर्स थे मतलब रिस्ट्रिक्शंस थे वो किए, और फ्रीडम भी रिस्ट्रिक्ट की, ड्रैकोनियन लॉज थे वो अप्लाई किए, लोगों को अरेस्ट किया गया, और जो शॉर्ट सर्किट जो प्राइवेसी कंसर्न थे वो सारी चीज़ें भी उसको भी नहीं देखा गया। तो यही चीज़ बोला गया है कि इन सब चीज़ों को मतलब अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्या होना चाहिए, इंडिया की जो पार्लियामेंट है मस्ट मीट सूनर रेदर देन लेटर, चाहे फिजिकली मिले वर्चुअली मिले, if the rules of procedure standards में parliament secretary has flagged the confidentiality of वर्चुअल मीटिंग एज अ कंसर्न। ठीक है, तो हाइब्रिड मीटिंग वो कर सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वर्चुअली मिले कुछ फिजिकली मिले, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है सुरमा भोपाली, तो सुरमा भोपाली आपको पता है कि 1975 में जो रमेश सिप्पी द्वारा शोले मूवी आई थी, तो उस टाइम पे उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, और अभी ही पास्ड अवे। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है, वेट फॉर द माइग्रेंट वंस अपॉर्चुनिटी आर देयर दे विल रिटर्न टू द सिटी बट अंटिल दे मस्ट नॉट बी। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि मतलब माइग्रेंट्स यहाँ पे मतलब रिवर्स माइग्रेशन की बात की गई है। रिवर्स जो है माइग्रेशन से क्या होगा, एक बेनिफिट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लोग जैसे अपने दूसरी सिटी से दिल्ली से जैसे अपने गांव चले गए, मुंबई वगैरह से अपने घरों को चले गए, तो वहाँ उनके जो खेत थे, ज़मीन, फील्ड्स वगैरह सब बंजर पड़े थे, तो अब वहाँ पे वो अपना जीवन यापन स्टार्ट करने के लिए वो दोबारा उसको क्या कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे सिंचाई खेती वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये रिवर्स माइग्रेशन कुड ब्लॉस्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द शॉर्ट रन, है ना, तो ये लाभदायक होगा। लेकिन उसके बीच में आपको क्या करना होगा कि जो सिटी में भी जब मतलब लाइफ में नॉर्मलसी आ जाएगी, तो तब तक इंश्योर करने होंगे कि जॉब वगैरह उनके लिए क्या होनी चाहिए। वी शुड इंटीग्रेट द process of reverse migration with agro-based development in the short run and wait for the migration back to cities as we get out of this disaster। तो यही यहाँ पे क्रक्स बोला गया। नेक्स्ट जो यहाँ पे आर्टिकल है दीपेंद्र हुड्डा द्वारा टास्क आफ्टर गलवान, तो ये गलवान वैली के बाद मतलब हमें क्या टास्क होना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। यहाँ से थोड़ी सा वीडियो क्वालिटी पुअर होगी बट सुन लो, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि LAC में जो तीनों पॉइंट्स है वहाँ से तो ट्रूप हट गए, लेकिन देर इज़ नो मूवमेंट येट एट द पेंगोंग सो फिंगर एरिया, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। चाइनीज़ ग्लोबल ड्रीम जो था उन्होंने 2012 से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था, चाइनीज़ ग्लोबल ड्रीम एंड नेशनल ग्लोरी। ठीक है, तो जी ने कर दिया था जब वो 2013 में पहले मतलब प्रेसिडेंट भी नहीं बने थे चाइना के उस टाइम से, तो वो काफ़ी तरह से मतलब सपने देख रहा है कि चाइना का एरा होगा। और डोकलम में क्या हुआ था, ऑन अबाउट 100 कंट्रीज़ टू द BRI, तो उन्होंने मतलब अपने जो है एक्सपेंशनिस्ट वाली जो पॉलिसी है, तो 100 कंट्रीज़ को भी BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बना दिया था, और एग्रेसिव मूव उसने दिखाया, मतलब चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी से लेके इंडिया इन द हिमालयाज़, तो यहाँ भी उनका एग्रेशन है। और जो ट्रेडिशनल उनके जो शत्रु हैं, जापान, ताइवान और इंडिपेंडेंट माइंडेड नेशंस लाइक जैसे साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन सब के खिलाफ भी अभी वो ओपनली क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रीसेंट चाइनीज़ एक्शन इन हांगकॉन्ग। एंड द मैसेज इज़ क्लियर, चाइना सीज इटसेल्फ अ ग्लोबल पावर, तो अपने आप को ग्लोबल पावर के रूप में ही देखने लगे हैं, देखते भी हैं। whose time has come and it will assert itself, comply or deal with it। तो सारी कंट्रीज़ को ये इसी वजह से ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं चाइनीज़ लोग, जो जी जिनपिंग है। और यहाँ पे ये बोला है कि मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए कि रिलेशंस विद द अदर नेबरिंग नेशंस हैव आल्सो बिकम कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि आपको पता है हमारे रिलेशंस जो है नेपाल से भी क्या है, अच्छे नहीं है। हम अब नहीं रहे हैं हम ऑल वेदर फ्रेंड्स, ठीक है, रोटी बेटी वाला जो रिश्ता था वो बिल्कुल समाप्ति होता जा रहा है। एंड पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, बार बार जैसे उनको CPEC से सपोर्ट मतलब उसको मिलता है चाइना की, तो चाइना का ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, और चाइना भी मतलब पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा
सपोर्ट करता है। एंड चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और जो अदर सिग्नेटरीज भी हैं, श्रीलंका बांग्लादेश ने भी BRI को साइन किया हुआ है, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अभी उसने भूटान, जो हमारा एक लॉयल फ्रेंड है, उसमें भी एक रिडिकुलस टेरिटोरियल क्लेम्स कर दिया है। वहाँ की जो सक्टेंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश के पास में, तो उसको अपनी टेरिटरी वो बता रहा है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि जो नेशंस होता है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, नॉन निगोशिएबल होती है ना, एज इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से ये निगोशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे मेन हमें क्या करना होगा, दिस पाथ विल रिक्वायर कन्विक्शन एंड एक्सरसाइजिंग। काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलिट्री टॉक्स हमें करनी होंगी, डिप्लोमेटिक और जो इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं वो ढूंढने होंगे। केवल हमें इमोशनली ही नहीं सोचना होगा ये ऑन द कोल्ड कैलकुलस ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ, लेकिन हमें कि मतलब हम चाइनीज़ टीवीज़ को और मोबाइल फ़ोन्स को अगर कर देंगे बैन, तो ये इससे कुछ होगा, मतलब इसको बैन करने से ये वी विल अचीव लिटिल। बट जैसे ये क्या होंगे कि कॉलिंग आउट चाइनाज एक्सपेंशनिज्म, चाइनीज़ जो ओरिजिन की जो ऐप्स हैं उनको बैन कर देना, ये दीज आर ओनली बी कंसीडर्ड फर्स्ट बेबी स्टेप्स ये होंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो फोरम है, वी नीड टू बिल्ड ऑन एंड प्रोवाइड लीडरशिप टू इस कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो हमको इसको एक्सपेंड करना होगा, जिसमें क्या है, क्वाड ग्रुप में कौन कौन है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US है। 2007 में ये बना था। नॉट मच ऐसे हैपन सिंस एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मतलब ज़्यादातर क्या होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ही होती है। लेकिन अभी इंडिया को ये न्यू प्रपोजल रखना चाहिए कि इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, और जो भी जो कलेक्टिव डिफेंस आर्किटेक्चर है, जैसे क्लॉज 5 ऑफ नेटो था, वो होना चाहिए। क्लॉज 5 ऑफ नेटो में क्या था कि जितने भी नेटो के ये जो पार्ट होंगे इसमें, तो अगर उनमें से किसी एक देश पे अटैक होता है तो वो सारे देशों पे अटैक माना जाएगा, ठीक है, उसको वही कंसिडर किया जाएगा, एन अटैक ऑन ऑल। तो ये चीज़ होना चाहिए। और हम इसमें वियतनाम इज़ ऑलरेडी कीन टू जॉइन, एंड साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड मलेशिया में ऑल्सो भी इंटरेस्टेड। तो हमें ये सब कर सकते हैं। दूसरी ओर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोजल था कि G7 को, ग्रुप 7 जो कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया को क्या करना है, मतलब इंक्लूड करना है, और चाइना को मतलब हट नहीं रखना है उसमें। तो ये भी हमें उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग टाइज इन आवर नेबरहुड, एफर्ट मस्ट बी मेड टू रिगेन द रिलेशनशिप विद रशिया, एंड व्लादिमीर पुतिन इज सीन इज़ वन ऑफ द ग्लोबल लीडर हु इज़ हैप्पी। तो यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि ये चीज़ करना होगा। लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि पूरी तरह से मतलब एक दूसरी पावर में आप डिपेंडेंट हो जाओ, उसको डिवोटेड मेंबर बन जाओ, तो वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। कि अगर हम चाइनीज़ एडवेंचरिज्म को कम करने के लिए अगर किसी US जैसे पावर पे अगर डिपेंडेंट हो गए, तो वो भी काउंटर ही करेगा हमारी नेशनल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सही नहीं होगा। तो इंडिया टुडे इज़ enough to stand for her interest and yet be adroit enough to find common गोल्स, ठीक है। तो हमें कॉमन ग्राउंड्स विद दोज विद होम हर इंटरेस्ट अलाइन, तो ये सब चीज़ें देखने होंगे वेस्ट से ईस्ट में हमें। और द ड्रैगन मस्ट नो दैट द एलिफेंट में टेक हिज टाइम टू टर्न, बट इफ़ इट डज इट इज़ फॉर गुड। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ओली प्रचंडा डोंट बैक डाउन। तो यहाँ पे नेपाल में जो ये नेपाल के PM है KP शर्मा ओली, तो इनके ये कमेंट आया कि मैटर केम टू हेड इन द रूलिंग पार्टी देयर ओली अलेज कि इंडिया में बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया है, काठमांडू को प्लॉट किया हुआ है, और उनको जो चाइना के भी जो एम्बेसडर हैं और नेपाल के जो एम्बेसडर हैं उनको गलत तरीके से मीडिया दिखा रही है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ के जो मीडिया हाउसेज है उन सबको TV चैनल्स को वहाँ पे बैन कर दिया, एक्सेप्ट दूरदर्शन। तो बस वही चलेगा वहाँ पे, बाकी और सारे जो चैनल है वो नहीं चलेंगे। आउटब्रेक इन अफ्रीका रीचिंग फुल स्पीड, बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं अफ्रीका में। और एक बार कल वाला न्यूज़पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो आप बता सकते हो कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 से जो हेरिटेज साइट हैं वो ओपन करने को बोला है, जैसे ताजमहल आगरा, ये आपको पता ही है ये कहाँ पे है। नागपुर सर्किल विच हैंडल मोनूमेंट्स सच एज द अजंता एंड एलोरा केव्स, ठीक है। रायगढ़ फोर्ट है एंड द एलिफेंटा केव्स। चार मीनार एंड गोलकुंडा फोर्ट्स, ये सारे दोनों कहाँ है, हैदराबाद में है। मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट्स वर ओपन फॉर विजिटर। और यहाँ पे कुछ और फोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि जोधपुर चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ है, राजस्थान में है। भोपाल में क्या है, ग्वालियर फोर्ट है। बिलारी फोर्ट हम्पी में है, और मेटानश्री पैलेस म्यूजियम थिरसूर में है। तो ये सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे INS ज्वाल्सा, INS
एरावत एंड INS शार्दुल एंड INS मगर। तो ये सब किसके लिए है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु क्या है? लोगों को मतलब जो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग फंस गए हैं इंडियन, तो उनको यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने 686 इंडियंस को लाए हैं। ये बंदर अब्बास एक जगह है ईरान में, तो यहाँ से तमिलनाडु के तूतीकोरिन में लाया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु वाज टेकन अप इन दीज ट्राइंग टाइम्स एंड डिफिकल्टी कंडीशन एविक्यूट आवर डिस्ट्रेस सिटीजन्स, ठीक है, फ्रॉम ओवरसीज़। बाकी यही है ब्लंट कट। तो CBSE का जो डिसीज़न था कि मतलब सिलेबस को आप कम कर दो बाय अप 30%, वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि बच्चे मतलब अब जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे क्या, मतलब जैसे कि जो फैक्ट्स हैं टेक्स्ट बुक के कोई भी, तो उससे तो मतलब पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वही बेकार हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई थी कि जो टॉपिक्स हैं जो बेसिक होते हैं वो पढ़ना चाहिए, ऐसे कोर्स लोड के चक्कर में मतलब ये सारी चीज़ों को बैन नहीं करना चाहिए। एंड क्रूअल एंड रिकलेस, तो ये ट्रम्प का ही जो मतलब चाइना वायरस को मतलब इन्होंने जो स्कूल में मतलब वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी को उन्होंने बोला है कि अमेरिकन स्कूल्स एंड कॉलेज आर राइटली कंसिडरिंग द रीओपनिंग, ठीक है, विद एक्सट्रीम caution, and like in another country a significant part of academic life has gone online। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे यूनिवर्सिटी पूरी तरह से मतलब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अपनाते हैं, तो US में जो पढ़ाई कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको US छोड़ना पड़ सकता है। तो इसलिए इंडियन स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे आएंगे, और इसमें केवल उनको छूट मिलेगी जिसके लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी में इन पर्सन जो क्लासेस हैं उसकी घोषणा की है। इन पर्सन क्लासेस मतलब जो व्यक्तिगत कक्षाओं में है कि उनकी मतलब क्लासेस हो रही हैं वहाँ पे फिजिकली, ठीक है, तो वही मतलब यहाँ से जा भी सकते हैं। बाकी के जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस वाले सारे वापस आएंगे भारत में। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को इसका प्रूफ देना होगा। ये ड्रैकोनियन नोटिफिकेशन है अलाउिंग द मिलियन ऑड फॉरेन स्टूडेंट्स इन द US, तो उनको मतलब यहाँ पे आना पड़ेगा। 2 लाख इंडियंस हैं एंड 4 लाख चाइनीज़, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ वहाँ पे है, दूसरे नंबर पे इंडियंस हैं। हु इज़ केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, तो ये भी मतलब ह्यूमन टच से रिलेटेड था कि वही सब चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। डिजिटाइजिंग द स्टेट, तो ये भी डाटा से रिलेटेड एक आर्टिकल था, तो ये अभी आप खुद से आप एक बार रीड कर सकते हो इसे, बाकी कभी टाइम होता है तो मैं बता दूंगी इसे। हार्वर्ड MIT sue आफ्टर US टेल्स फॉरेन स्टूडेंट्स विद ऑनलाइन क्लासेस टू लीव, एंड वही सब चीज़ें जो अभी वी हैव डिस्कस कि वहाँ पे 2 लाख जो इंडियन स्टूडेंट हैं USA में है, चीन में पहले नंबर पे हैं, और अभी ये सब लोग यहाँ पे आएंगे वापस, ठीक है। F1 M1 वीज़ा जो है उनको मतलब रुकने की वहाँ पे अनुमति नहीं होगी। स्टूडेंट के लिए होता है F1 वीज़ा जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, M1 वीज़ा जो होता है नॉन एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल स्टडी से होता है, ठीक है। US नोटिफाइज UNF विड्रॉल एट फ्रॉम WHO, तो WHO से फॉर्मली जो है यूनाइटेड वो USA क्या करेगा, विड्रॉल करेगा, ठीक है, 2021 तक, जुलाई 6 तक। तो ये चीज़ है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।